Hello student, today we will start the what is mean by cost accounting and cost accountancy. What are the difference between cost accounting and cost accountancy? We studied in a last lecture what is mean by costing and cost accounting. Okay, so here we will start cost and costing. Okay, both are different. Both are very different. Cost it means value of product. Costing it means technical issues, technical format included in this costing. In that case, we have to see what is meant by cost accounting. So here we will start meaning of cost accounting. Cost accounting is the process of accounting for cost. We know that here they will discuss with us cost accounting is the process. This is the process of accounting. We have to study it. We learn in your 12th, 11th, 12th standard. What is meant by accounting and what are the format of accounting. हमने अकाउंटिंग की प्रोसेस देखी है, हमने अकाउंटिंग में क्या क्या आता है ये सब जाना है, ये सब पढ़ा है। उसी वजह से उसकी तरह ही यहाँ पे हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में एक प्रक्रिया अकाउंटिंग जैसी ही एक प्रक्रिया देखनी है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, कॉस्ट अकाउंटिंग भी अकाउंटिंग जैसी एक प्रोसेस है। फॉर कॉस्ट जहाँ पे हम कॉस्ट का कैलकुलेशन करते हैं, कॉस्ट की प्रोसेस करते हैं। It begins with the recording of income and expenditure and ends with the preparation of periodical statements. यहाँ पे हमने देखा है जैसे कि अकाउंट में भी हम क्या देखते हैं, जब तक अभी प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पे भी क्या रहते हैं, डेबिट में सब एक्सपेंडिचर रहते हैं और क्रेडिट में सब इनकम रहते हैं। वैसे ही सेम यहाँ पे उन्होंने बताया कि इट बिगिन्स विद द रिकॉर्डिंग, इसकी स्टार्टिंग जो है ये स्टार्ट होता है किससे, जो रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर का कैलकुलेशन होता है वहीं से इसकी स्टार्टिंग होती है, जहाँ पे हमें कॉस्ट अकाउंटिंग करना है। यही कॉस्ट अकाउंटिंग की भी प्रोसेस है, ऐसे यहाँ पे उन्होंने बताना चाहा है। एंड एंड्स विद द प्रिपरेशन ऑफ पीरियडिकल स्टेटमेंट्स, उसमें भी कुछ पीरियड काउंट किया जाता है, पीरियडिकल स्टेटमेंट क्रिएट किए जाते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल देखा फर्स्ट लास्ट 2 लेक्चर्स के पहले कि उसमें भी हमने देखा कि कैसे स्टेटमेंट बनाया जाता है। जैसे कि पर्टिकुलर रुपीज कॉलम रहता है, उसमें हम पहले सेल्स रहते हैं, उसमें से हम एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं, जो रहता है बचा रहता है, जो बैलेंस आता है उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। सेम उसी हिसाब से यहाँ पे हम इनकम एक्सपेंडिचर जैसे कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं। कॉस्टिंग में कैसे कॉस्ट यूज की जाती है, उसका कैसे कॉस्टिंग बढ़ाते हैं, उसका कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे बढ़ाते हैं, यह हमें यहाँ पे सीखना है। The term cost term cost accounting, this is the same meaning, same name. The term cost accounting is defined in different ways by various authorities. अलग अलग तरीके के अथॉरिटीज रहते हैं, जैसे कि मैनेजर या फिर सेल्स मैनेजर, टीम मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट में कंपनी में अलग अलग लोग अलग अलग वैरायटी के वेरियस अथॉरिटीज जो जिनको अधिकार दिए जाते हैं उनको अथॉरिटीज हम बोलते हैं। जो अधिकार के हिसाब से जो अकाउंट में बदलाव लाना जानते हैं उस अथॉरिटी को ही यहाँ पे उन्होंने बताया गया है कि जो अलग अलग तरीके के अथॉरिटीज हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं, मैनेजर है, एम्प्लॉय है, कर्मचारी है या फिर जो प्यून्स है, सबका अलग अलग एक काम करने का लेवल है। और हर एक आपको भी मालूम है कंपनी लॉ में भी आपको अभी पढ़ना है, कंपनी लॉ में है, बिजनेस मैनेजमेंट में है, क्योंकि हमारा जो काम रहता है वो पिरामिड की तरह रहता है। ये पिरामिड ऐसा रहता है ट्रायंगल में, जहाँ पे ऊपर वाले लोग उनको टॉप लेवल बोलते हैं, नीचे मिडल वाले रहते हैं उनको मिडल लेवल बोलते हैं, लास्ट वाले रहते हैं उनको लोअर लेवल के लोग बोलते हैं या लोअर लेवल में काम करने वाले अथॉरिटीज पर्सन बोलते हैं। फिर यहाँ पे एम्प्लॉय आते हैं, यहाँ पे मैनेजर्स आते हैं, चेयरमैन आते हैं और यहाँ पे फाउंडर मेंबर आते हैं या संचालक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं, बीओडी बोलते हैं हम उसको। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में, तो वो सब मैनेजमेंट करते हैं, मैनेजमेंट का रूल्स रेगुलेशन फिक्स करते हैं या वो सब फाइनली जो लेना है डिसीजन उसके लिए जो प्रिपरेशन करनी पड़ती है
उसका जो प्लानिंग रहता है वो सब ये टॉप लेवल वाले लोग बनाते हैं, वो ऑथराइज्ड पर्सन माने जाते हैं। मिडल लेवल लोग वाले जो मिडल वाले लोग रहते हैं वो वर्कआउट करते हैं, जिन्होंने जैसे कि टॉप लेवल लोगों ने उन्हें बताया कि एम्प्लॉय से ऐसे ऐसे काम करवा के लो, तो मैनेजर लोग, सेल्समैन या डिपार्टमेंटल मैनेजर रहते हैं, वो डिपार्टमेंट के जो हेड रहते हैं, डिपार्टमेंटल हेड, तो वो नीचे यानी एम्प्लॉय जो रहते हैं लास्ट फ्लोर लेवल में जो आते हैं एम्प्लॉय, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन क्रिएट करते हैं, उनको काम जो होता है वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करवा के उनको देते हैं। ये सब ऐसा उनका जो काम रहता है ऐसे चालू रहता है। उनकी जो नोटिसेस रहती है वो उनको फॉलो करनी पड़ती है ऊपर से नीचे तक, और उनके अगर प्रॉब्लम रहेंगे तो ये नीचे से ऊपर तक जाती है। यानी ये जो लोग हैं टॉप लेवल के उनको ऑथराइज्ड पर्सन बोलते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ अथॉरिटी उनको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है मिडिल लेवल में। तो ये अपने जो वर्क रहता है कंपनी और बिजनेस का या फर्म का, तो ये 3 लेवल में होता है। तो ये 3 लेवल में जो ऑथराइज्ड पर्सन आते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग लेवल के अलग अलग स्टेप में, वो सब अलग अलग लेवल के ऑथराइज्ड पर्सन कॉस्ट अकाउंटिंग का जो भी काम रहेगा तो डिफरेंट वेज में वो उसको फिनिश करते हैं या वो तय करते हैं कि हम कैसे काम करें, कॉस्ट अकाउंटिंग का फॉर्मेट कैसा रखें, कॉस्ट अकाउंटिंग की चीज़ें कैसी होनी चाहिए, कॉस्ट अकाउंटिंग करने के लिए क्या क्या प्रोडक्शन की वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी, प्रॉफिट कैसे देखना पड़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन कितना आना चाहिए, बीईपी वगैरह उसको हम बोलते हैं। ये सब आपको आगे जाके है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये बताना चाहा है कि इनकम और एक्सपेंडिचर जो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए जिससे कॉस्ट अकाउंटिंग बनाया जाता है, ये सब फॉर्मेटिंग करने का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह बनाते हैं, टॉप लेवल के अथॉराइज्ड पर्सन बनाते हैं। उनका जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करने के लिए मिडिल लेवल के लोग रहते हैं। ऐसा उनका जो काम करने का तजुर्बा रहता है, काम करने का तरीका रहता है, वो ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक ऐसे एक दूसरे को कम्युनिकेट करना ऐसा रहता है। तो यहाँ पे वही उन्होंने बताया कि कॉस्ट अकाउंटिंग टर्म कैसे डिफाइन की जाती है। तो डिफरेंट वेज वेरियस अथॉरिटीज जो रहती है वो कॉस्ट अकाउंटिंग का वेज फाइनलाइज करते हैं, उसका जो मीनिंग रहता है, उसका जो फॉर्मेट रहता है, उसको फिनिशिंग देने का काम ये अथॉराइज्ड पर्सन करते हैं, उसको तय करने का, उसका फॉर्मेट निश्चित करने का काम, फिक्स करने का काम ये लोग करते हैं। तो यहाँ पे आपके ध्यान में आ रहेगा व्हाट इज मीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग। सो कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस सेम एज अ अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग ये प्रोसेस है और वो अकाउंटिंग जैसे ही की जाती है उसके जैसे ही उसमें इनकम एक्सपेंडिचर का स्टडी किया जाता है, उसके एंड में भी उसको पीरियडिकल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। सो कॉस्ट अकाउंटिंग सेम एज अ अकाउंटिंग वर्क, नॉट अ सेम डिफरेंट पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग, बट द जो फॉर्मेट है वो स्टेटमेंट जैसे ही वहाँ पे किए जाते हैं। हम आगे आगे जैसे प्रॉब्लम हमारे स्टार्ट होंगे आपको जो जो फॉर्मेट रहते हैं वो दिखाई देंगे। फिलहाल हम ये मीनिंग देखेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग है अकाउंटिंग जैसा ही प्रोसेस रहता है कि जिसमें भी इनकम एक्सपेंडिचर जाना जाता है उसका फॉर्मेटिंग किया जाता है, लेकिन यहाँ वहाँ पे प्रोडक्शन की प्योर कॉस्ट का ही विचार किया जाता है, उसके वजह से ही वो कॉस्ट अकाउंटिंग क्रिएट होता है। अभी यहाँ पे डेफिनेशन दी है आईसीएमए लंदन। आईसीएमए का फुल फॉर्म मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया है, अभी भी मैं आपको बताती हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो लंदन में है, उस इंस्टीट्यूट के कुछ लोगों ने उस कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन बनाई गई है। तो उन्होंने यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग बताया। सो व्हाट इज मीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग बाय आईसीएमए लंदन, इन्होंने जो डेफिनेशन की है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ पे भी हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन में मीनिंग में। दिस इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग जैसी एक क्या है प्रक्रिया है फॉर कॉस्ट फॉर्म, जो हमें कॉस्ट मिलती है प्रोडक्ट की कॉस्ट। जैसे कि मैंने पेन का एग्जांपल बताया था, ये पेन है मार्कर का, इसकी प्राइस अभी कितनी है 25, तो 25 उसकी क्या हुई कॉस्ट हुई। वही कॉस्ट फॉर्मेट, वही कॉस्ट इंफॉर्मेशन, कॉस्ट फ्रॉम द पॉइंट एट विच एक्सपेंडिचर, यहाँ पे भी हमने देखा एक्सपेंडिचर का विचार इस कॉस्ट अकाउंटिंग में किया जाता है अकाउंटिंग जैसे ही। इज इनकर्ड committed to the establishment of its ultimate relationship with cost center and cost unit। cost center यानी जैसे कि हमारे बिजनेस में बिजनेस का एक सेंटर पॉइंट माना जाता है, उसके बाजू में बिजनेस के सब जो वर्क रहते हैं, जो हार्ड वर्क रहते हैं, काम रहते हैं, वो सब हम डिस्ट्रीब्यूट करके काम करवा के लेते हैं। तो इसका जो सेंटर माना है ये जो रहता है उसको हम प्रोडक्शन
कॉस्ट सेंटर बोलेंगे जहाँ पे कॉस्ट तय की जाती है हर एक प्रोडक्ट के। अब इसकी 25 रुपीज़ जो इसका रेट है, इसका जो प्राइस है, वो भी फाइनलाइज करने के लिए उनको पहले प्लानिंग करना पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे भी देखो जो प्राइस हम फिक्स करते हैं वो प्राइस को फिक्स करने के लिए यहाँ पे कॉस्ट यूनिट को भी ध्यान में लाया जाता है और कॉस्ट सेंटर को भी ध्यान में लाया जाता है। तो कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट ये दोनों का जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप अल्टीमेट करने के लिए जो स्टेटमेंट इस्टेब्लिश किया गया है उसको कॉस्ट अकाउंटिंग बोला गया है। ओके, सो यू हैव टू सी दैट it is the process of accounting for cost from the point of which expenditure is incurred or committed to the establishment of its ultimate relationship with cost center and cost unit. This is the definition of ICMA Institute लंदन। उन्होंने यहाँ पे वही बताया है कि एक्सपेंडिचर को यहाँ पे एक्सपेंडिचर का यहाँ पे विचार किया जाता है और एक्सपेंडिचर के हिसाब से जो स्टेटमेंट बनानी है उसके लिए कॉस्ट यूनिट, प्रोडक्शन कॉस्ट यूनिट यानी उसका जो एक पर यूनिट के लिए कितना प्राइस है, और प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर जहाँ पे सब कॉस्ट की प्राइस विचार में ली जाती है या उसका विचार थिंकिंग होता है वहाँ पे। तो ये सब यहाँ पे आता है और इसके लिए जो अकाउंटिंग या स्टेटमेंट बनाया जाता है उसको कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। और एक डेफिनेशन यहाँ पे मिल रही है कोल्लेर की। कोल्लेर ने जो बताया है, कोल्लेर ये भी थिंकर है, उन्होंने भी कुछ स्टडी किया है कॉस्ट अकाउंटिंग का। वो भी एक शास्त्रज्ञ कहलाते हैं जिन्होंने यहाँ पे कॉस्टिंग का स्टडी किया और उन्होंने कॉस्टिंग के बारे में खुद की डेफिनेशन यहाँ पे डाली है। और हाँ, एग्जाम में जाते टाइम हमें क्या करना चाहिए, जो डेफिनेशन एक ऑथर की रहती है वही डेफिनेशन आपको जैसे कि तैसे लिखनी चाहिए, जैसे कि वैसे हमें लिखनी चाहिए एग्जाम में। हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि वो पर्टिकुलर ऑथोराइज्ड पर्सन की रहती है, उनको अधिकार है, उनकी डेफिनेशन उन्होंने क्रिएट की है। हमें उनकी जैसी डेफिनेशन है वैसे हमें एग्जाम में लिखनी पड़ती है। अगर हम उस डेफिनेशन में कुछ चेंजेस करेंगे तो वो हमारी डेफिनेशन हो जाएगी, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, डेफिनेशन जैसे कि वैसे लिखनी चाहिए। आपने 12th में सुना रहेगा, आपके कुछ टीचर्स लोगों ने भी बताया रहेगा, 12th में FR में भी हमने आपको बताया रहेगा कि डेफिनेशन हमें उनकी लिखी हुई रहती है, इसलिए उसके वर्ड में हम चेंज नहीं कर सकते। तो कोल्लेर ने जैसे डेफिनेशन लिखी है यहाँ ICMA लंदन की जो डेफिनेशन है हमें उन्हीं के वर्ड में उनके जैसे डेफिनेशन हमारे आंसर पेपर में लिखनी चाहिए। ओके, सो डेफिनेशन फिक्स रहती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर आप उसमें चेंजेस करेंगे तो वो आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो हम डेफिनेशन में वी हैव टू डू नॉट चेंज इनटू डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड पॉइंट। ओके, so we will start the definition of Koller. It is that branch of accounting. उन्होंने क्या बोला है कि जो ब्रांच का अकाउंटिंग रहता है, it is that branch accounting dealing with the classification, allocation, summarization and reporting of current and prospective cost. हमें क्या करना पड़ता है, कॉस्ट तय करने के लिए या फाइनल करने के लिए कॉस्ट, एक प्रोडक्शन की एक यूनिट की कॉस्ट नहीं ली जाती, जो टोटल प्रोडक्शन, अगर इस जैसे 100 पेन्स रहेंगे तो इसकी प्राइस, टोटल प्राइस कितनी हुई, इसका टोटल टर्नओवर कितना हुआ, टर्नओवर यानी टोटल सेल्स। टर्नओवर कॉस्टिंग में जो वर्ड यूज किया जाता है वो अकाउंट में ओनली टोटल सेल्स बोलते हैं, बराबर है ना। अकाउंट में उसको टोटल सेल्स ही बोलते हैं और कॉस्टिंग में उसको टोटल टर्नओवर बोलते हैं। टोटल टर्नओवर और टोटल सेल्स दोनों का मतलब एक जैसा है। अगर एक यूनिट की प्राइस 25 रुपीज़ है तो 100 यूनिट की कितनी प्राइस रहेगी, 2500। तो इन सब अलग अलग चीज़ों को एक साथ में उनका जो मटेरियल है, उनका जो प्रोडक्शन है, उनका टोटल वैल्यू, उनका टोटल टर्नओवर यहाँ पे थिंकिंग किया जाता है उसके बारे में। तो उनका एलोकेशन किया जाता है, समराइजेशन किया जाता है, उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब ये मार्कर का पेन है और दूसरा लेक्सी का रहेगा, ये ब्लैक, सॉरी ये रेड है, ब्लैक रहता है, इसमें ग्रीन रहता है, येलो रहता है, ब्लू रहता है। तो अलग अलग कलर के पेन उन्होंने क्या करनी चाहिए, उसको डिफरेंट क्लासिफिकेशन उसका करना, उसका क्लासिफिकेशन, एलोकेशन, समराइजेशन एंड रिपोर्टिंग, एंड इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। ये सब चीज़ें हमें क्या करने पड़ते हैं, डिफरेंट वेज में रखनी पड़ती है। उनका डिफरेंट वेज से हमें उनका एक्सपेंडिचर, उनका प्रॉफिट, उनका लॉस, ये सब फाइंड आउट करना पड़ता है। और ये सब चीज़ों को फाइंड आउट करना ये ब्रांच अकाउंटिंग का वर्क रहता है और ये ब्रांच अकाउंटिंग के वर्क को ही क्या बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, समझ में आया रहेगा कॉस्ट अकाउंटिंग, उसका मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन लंदन की
और कोलर की डेफिनेशन आपके ध्यान में आ रहेगा। अभी हम नेक्स्ट डेफिनेशन या नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे। वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट यानी नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग refers to the formal mechanism or a systematic formal mechanism. We know that formal यानी ट्रेडिशनल, जैसे पुराने कंपनी में जो फॉर्मेट रहता है वही ओल्ड फॉर्मेट नेक्स्ट जनरेशन में भी लाया जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मल चीज़ें रहती है, कुछ चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते, कुछ चीज़ों का फॉर्मेट वही का वही रहता है। कुछ चीज़ें चेंज की तो उसका अलग इम्पैक्ट हो सकता है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को चेंज नहीं करते, उनका फॉर्मली मैन्युलेशन, उनका फॉर्मली जो फॉर्मेट रहता है उसी के हिसाब से हम उसको चलाते हैं। देखो यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग रेफर्स टू, यहाँ पे उन्होंने बताया कि कॉस्ट अकाउंटिंग का रेफरेंस या रेफर हम कैसे करते हैं, फॉर्मल मैकेनिज्म और सिस्टमैटिक प्रोसीजर बाय मीन्स ऑफ व्हिच कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर कंप्यूटेड। हम क्या करते हैं, जो सर्विस हमें प्रोवाइड करनी है, जो प्रोसीजर हमें करनी है, जो सिस्टमेटिकली वर्क हमें करना है कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो वो हम उसको फॉर्मेट में लाते हैं, फॉर्मेटिंग मैकेनिज्म उसका बनाते हैं। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। ये क्या है, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अवर बिजनेस विच डिस्टिंग्विश कॉस्ट अकाउंटिंग फ्रॉम कॉस्टिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे करेंगे हम, कॉस्टिंग के बाद ही कॉस्ट अकाउंटिंग हम करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा, पहले कॉस्ट देखा, कॉस्ट कैसे गई होती है, बाद में हमने क्या देखा, कॉस्टिंग देखा, और ये कॉस्टिंग की वजह से ही कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ पे क्रिएट होता है, ऐसे उन्होंने बताया। नहीं, हर एक चीज एक के ऊपर डिपेंड है। अभी कॉस्ट निकाली तो कॉस्टिंग होगा, और कॉस्टिंग किया तो उसका कॉस्ट अकाउंटिंग होगा। आया समझ में आए, अभी ये बात ध्यान में आ रही है आपके कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अवर बिजनेस एंड इन दैट टाइप कॉस्ट अकाउंटिंग फ्रॉम डिस्टिंग्विश फ्रॉम द कॉस्टिंग। कॉस्टिंग की वजह से ही हम कॉस्ट अकाउंटिंग बढ़ा सकते हैं, और कॉस्टिंग किया तो कॉस्ट अकाउंटिंग इजीली हो सकता है स्टेटमेंट वाइज। ओके, तो आगे का कंसेप्ट है हमारा कॉस्ट अकाउंटेंसी। अभी आपने कॉस्ट अकाउंटिंग किया, ओके, यानी इनका स्टेप्स फिक्स है, कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, देन फोर्थ स्टेप कॉस्ट अकाउंटेंसी। व्हाट इज मीन बाय अकाउंटेंसी? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, कॉस्टिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग ये दोनों को मिला के क्या बनता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी। यानी क्या कि कॉस्टिंग यानी प्राइस, हर एक प्रोडक्ट के प्राइस का विचार करना। वी हैव टू थिंकिंग अबाउट द कॉस्ट ऑफ टोटल प्रोडक्ट एंड व्हाट इज द कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स वी हैव टू टेक इन format. This is the formal mechanism, and we have to see in format as a statement wise formatting. We have to get in statement wise. So costing plus cost accounting is equal to cost accountancy. So यहाँ पे आप वही बताया, यहाँ it is the application of costing plus cost accounting. क्या है उनके जो applications है, वो principles है, उनके जो तत्व है, मेथड्स है, उनकी जो पद्धति है और उनका जो टेक्निक है, इन टेक्निक, मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स को मिला के कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग को मिला के कॉस्ट अकाउंटेंसी अप्लाई होता है, इसे यहाँ पे बताया। यानी कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, कॉस्ट अकाउंटेंसी इज मेनली कंसर्न with the presentation of costing data to the management. We know that what is of your business management. In your business management you have to plan about the cost, then you have to plan techniques of costing, you have to plan formatting of costing. Is that clear? Here we will study the presentation of costing data and then cost accounting information. Okay, जो मैनेजमेंट में कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग आता है उसका प्रेजेंटेशन दिया जाता है, उसके कुछ टेक्निक या प्रिंसिपल का स्टडी होता है, वहाँ पे कॉस्ट अकाउंटेंसी क्रिएट होता है इन अ प्रिसाइज फॉर्म, सो दैट
विटल डिसीजंस कैन बी टेकन बाय मैनेजमेंट। और इन सब आधार के ऊपर यानी कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग के आधार पर मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं या मैनेजमेंट को कुछ चीज़ों का डिसीजन लेना पड़ता है। कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग इनके आधार पर मैनेजमेंट को डिसीजन लेना पड़ता है और मैनेजमेंट कैन बी टेकन बाय द मैनेजमेंट। क्या लेता है मैनेजमेंट? डिसीजन लेता है। किसके आधार पर? कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। किसके लिए? अकाउंटेंसी करने के लिए। ओके, so this is the main formatting of our cost accountancy concept. Also we have to see definition ICMA London. It is application of costing. ये application है costing का application है, cost accounting का भी application है। यहाँ पे भी हमने मीनिंग में देखा है, यहाँ पे भी उन्होंने डेफिनेशन में बताया है प्रिंसिपल्स मेथड्स एंड टेक्निक्स टू द साइंस आर्ट्स एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। क्या है? जो हम कॉस्ट कंट्रोल करते हैं साइंस आर्ट्स प्रैक्टिस में, तो जो कंट्रोल की हुई चीज़ है या जो कॉस्टिंग है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, इनको एप्लीकेबल करने के लिए कॉस्ट अकाउंटेंसी इम्पॉर्टेंट मानी गई है। उसको अप्लाई करना ही कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब होता है। एंड द एसर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, जहाँ पे हम क्या करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर के हिसाब से या कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी उसमें फाइंड आउट करते हैं। इट इंक्लूड्स द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन derived therefrom for the purpose of managerial decision making, जहाँ पे हमें मैनेजरियल डिसीजन लेना पड़ता है। मैनेजरियल डिसीजन लेने के लिए कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग की चीज़ें, उसके मेथड्स, उसके प्रिंसिपल्स, उसका टेक्निक, साइंस आर्ट्स, उसके प्रिंसिपल्स, उसके प्रैक्टिसेस, ये सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए मैनेजर को डिसीजन करना पड़ता है और वो डिसीजन करने के लिए ये सब चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है, तभी हमारा कॉस्ट अकाउंटेंसी का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है या फाइनल हुआ है, हमें इसे जाना जाता है। ओके, ध्यान में आई डेफिनेशन। लंदन ICMA लंदन से बनाई गई डेफिनेशन है, उनके डिक्शनरी में लिखी गई डेफिनेशन है। एप्लीकेबल करने के लिए कॉस्ट अकाउंटेंसी एप्लीकेबल करने के लिए कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग होना जरूरी होता है। उसके प्रिंसिपल्स, मेथड्स और उसके कई चीज़ों का यानी उसके टेक्निक का, उसके स्टेटमेंट का, हर चीज़ का यहाँ पे जो एप्लीकेशन किया जाता है और वो प्रेजेंटेशन करने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है और ये सब चीज़ें होने के बाद जो बनता है उसको कॉस्ट अकाउंटेंसी कहलाया जाता है। ओके, सो हियर द कॉस्ट अकाउंटेंसी इज कॉम्प्रहेंसिव टर्म। इन सब चीज़ों को मिला के वो कॉम्प्रहेंसिव टर्म बनती है एंड इंक्लूड्स द वेरियस एस्पेक्ट्स such as costing, cost accounting, cost control, cost audit, budgetary control। इन सब सारी चीज़ों को हमें मैनेजमेंट के हिसाब से या हमें फॉर्मेट के हिसाब से, हमें स्टेटमेंट वाइज जो इन अलग से फॉर्मेट में लाना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटेंसी बोलते हैं। इन सब चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, फॉर्मेट में लाना पड़ता है या फॉर्मेट में लाया जाता है। इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटेंसी। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग एंड व्हाट इज मीन बाय कॉस्ट अकाउंटेंसी, आपके ध्यान में आया रहेगा। सो मैं सिर्फ 4 कंसेप्ट आपको रिवाइज करती हूँ। पहले हमने देखा कॉस्ट लास्ट लेक्चर में। कॉस्ट यानी प्रोडक्ट की प्राइस। कॉस्टिंग यानी क्या कि जो टेक्निक हम यूज करते हैं या उसका इस प्रोडक्ट के अनेक प्रोडक्शन का या अनेक चीज़ों का हम एक साथ उसका टर्नओवर देखते हैं, उसका प्रोडक्शन देखते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर उसमें देखते हैं, स्टेटमेंट में उसको लाने की टेक्निक फाइंड आउट करते हैं, मेथड भी उसको लाते हैं, फॉर्मेट में लाते हैं, उसको कॉस्टिंग बोलते हैं। और कॉस्ट अकाउंटिंग का यानी क्या कि उसमें भी अकाउंट जैसी प्रोसेस होती है, उसमें भी टैली प्रोसेस रहती है, उसमें भी प्रॉफिट एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर यहाँ पे देखा जाता है, स्टेटमेंट फॉर्मेट में उसको इंडिकेट किया जाता है, उसको कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। और ये 3 चीज़ों को जब साथ में लाया जाता है तो वहाँ पे कॉस्ट अकाउंटेंसी अप्लाई किया जाता है। ओके, तो उसमें और भी कुछ आता है, कॉस्ट ऑडिट रहता है, कॉस्ट कंट्रोल रहता है, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट, बजटरी कंट्रोल, ये सब जिसमें बजट भी हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। बजट यानी क्या? टारगेट।
कंपनी क्या करती है, आपको इंश्योरेंस कंपनी के लोगों का जॉब मालूम रहेगा। जो लोग क्या करते हैं कि उनको कंपनी टारगेट देती है कि अगर आप इस महीने में 2 लाख रुपए की पॉलिसी लाएंगे तो आपको 1,000 रुपये रेमुनरेशन मिलेगा, एक्स्ट्रा वर्क का आपको मानधन मिलेगा, ऐसे उन्हें बताया जाता है। तो रेमुनरेशन रहेगा या उनको एक्स्ट्रा प्रमोशन मिलेगा, एक्स्ट्रा उनको बेनिफिट मिलेगा, एक्स्ट्रा इंसेंटिव उनको दिया जाता है। ये सब चीज़ें जो रहती है, जो उनको टारगेट दिया जाता है, बजट तय किया जाता है, वो बजट के हिसाब से, टारगेट के हिसाब से उनको मोटिवेशन किया जाता है। इन सारी चीज़ों को, इन सारे टेक्निक को, मेथड्स को, प्रिंसिपल्स को जब हम एक साथ इंक्लूड करते हैं तो एक फॉर्मेट बन जाता है। तो इस फॉर्मेट को हम कॉस्ट अकाउंटेंसी कहते हैं। तो ये 4 चीज़ें, 4 कंसेप्ट हमने कल लास्ट लेक्चर में और आज के लेक्चर में यहाँ पे देखिए, इसको समझो और इसके बारे में और कुछ बुक में रहेगा तो आप उसको पढ़ो। कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो मुझे कॉल करो और आप ये सब चीज़ों का यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल के आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे हम यहाँ रुकते हैं। कल के लेक्चर में या आगे के लेक्चर में हम यहाँ पे न्यू पॉइंट देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी। अभी कॉस्ट का कुछ मीनिंग नहीं, कॉस्ट यानी पर्टिकुलर प्रोडक्ट कॉस्ट। ओके, सो उसका हम कुछ मीनिंग नहीं देखेंगे। जो डिफरेंस हमें देखना है वो कॉस्टिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में और कॉस्ट अकाउंटेंसी में हम देखेंगे। वो डिफरेंस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।